किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है हिमाचल सरकार की पुष्प क्रांति योजना। फसल क्रांति का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जो इतने बड़े दुर्गम क्षेत्र तक पहुँचे हैं और हमारी मदद के लिए यहाँ तक पहुँचने में बहुत कठिनाइयाँ झेली इन्होंने। क्या वाकई हिमाचल का किसान कमा रहा है लाखों का मुनाफा? हिमाचल प्रदेश का जिला सिरमौर, जहां पर अदरक और लहसुन की खेती ही की जाती रही है। फसल क्रांति इतने दुर्गम क्षेत्र माशू पंचायत जो कि हिमाचल का आखिरी कोना है, उत्तराखंड बॉर्डर पे पड़ता है, यहाँ तक फसल क्रांति आई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मौसमी फसलों के अलावा यहाँ पर किसानों ने किसी अन्य खेती के बारे में ना सुना है और ना ही जाना है, लेकिन कुछ सालों में मौसम के कारण इन फसलों में किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। फसल क्रांति का जो यहाँ तक पहुँचने का जो मुद्दा था वो हमें अच्छा लगा है। इनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हम किसान। धन्यवाद आप लोगों का, क्योंकि सड़क का अगर हम आपको दिखाएंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ तक पहुँचने में जो है इनको कितनी परेशानी आई है। फसल क्रांति का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ तक पहुँचे हैं। धन्यवाद। ऐसे में सरकार ने किसानों को अब पुष्प क्रांति योजना का नया विकल्प दे दिया है, जिससे यहाँ के किसान न केवल खुश हैं बल्कि खुद को आर्थिक रूप से मजबूती भी दे रहे हैं। तो आज फसल क्रांति की टीम पहुंची है जिला सिरमौर की माशू पंचायत में और ये जानने की कोशिश की कि किसानों ने कैसे पुष्प क्रांति योजना से लाखों का मुनाफा कमाया है। साथ ही सुनी उनकी समस्याएं भी और साथ ही कैसे पुष्प क्रांति योजना बन रही है उनके लिए बेहतर विकल्प, ये भी हमने किसानों से जानने की कोशिश की है। फूलों की खेती को लेकर हम जानकारी लेंगे दिलीप चौहान जी से, जिन्होंने इस गांव को फूलों की खेती करने के लिए शुरू किया और अपने साथ साथ दूसरे किसानों को भी प्रेरित किया कि वह फूलों की खेती में अपना भविष्य आजमाए। तो दिलीप जी, आपका स्वागत है हमारे इस फसल क्रांति के कार्यक्रम में। आप हमें बताएं कि आपको कहां से विचार आया कि इस हिमाचल जैसे दुर्गम इलाके में फूलों की खेती की जा सकती है। एक्चुअली मैम, मैं पहले लाइमस्टोन का काम था, हमारा माइंस थी जी। 12 साल मैंने उसमें काम किया जी। उसके बाद वो काम थोड़ा हमारा अच्छा नहीं चला जी। फिर हमारी ये पैतृक ज़मीन थी इधर जी इस गांव में, तो मैं यहाँ आया, यहाँ देखा कि क्या किया जाए। तो क्योंकि परंपरागत खेती से तो हमें कोई इनकम नहीं हो रही थी, लाभ नहीं हो रहा था। जैसे अदरक है, मक्की है, गेहूँ है, इससे कोई वो नहीं हो रहा था फ़ायदा। तो हमने सोचा कि क्या नाम अब नया कुछ क्या किया जाए जी। फिर हम हॉर्टिकल्चर विभाग से मिले जी। मिस्टर BM चौहान वहाँ पर HDO थे उस टाइम। उन्होंने कहा कि आप फ्लोरिकल्चर में आइए, हम आपको पॉली हाउसेज देंगे और आप रोज़ की खेती करिए। तो हमने उनको बोला कि क्या नाम हो, हम तो इसमें अनजान है बिल्कुल, आप हमारी ट्रेनिंग करवाइए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम ट्रेनिंग करवाएंगे आपकी। तो ट्रेनिंग के लिए उन्होंने एक 20-30 किसान हमारे को पुणे भेजा। पुणे हमने देखा कि बहुत अच्छे खेती कर रहे हैं उसकी रोज़ की। उसके बाद हमने भी यहाँ एक 500 स्क्वायर मीटर के पॉली हाउस से स्टार्ट किया जी, जो कि हमारा बहुत अच्छा रहा। फिर उसके बाद हमने 1000 स्क्वायर मीटर, फिर 3000 स्क्वायर मीटर, उससे हमें बड़ा अच्छा मतलब लाभ मिला जी। और आज मेरे पास 7000 स्क्वायर मीटर पॉली हाउस है और बहुत अच्छे हमारे चल रहे हैं जी। तो दिलीप जी, जैसे अभी आप यहाँ पॉली हाउस में गुलाब और दूसरे अन्य फूलों की जरबेरा की खेती कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पर क्या क्या आपको समस्याएं पेश आ रही हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं जो इस खेती के दौरान आपको आती है? जब आपने शुरुआत की तब शुरुआत में हमें मार्केटिंग की दिक्कत आई क्योंकि हम अकेले थे। अब तो हमारे साथ कम से कम 10 या 15 किसान और जुड़ गए, तो हम मार्केट हमारी नियरेस्ट अब देहरादून है। पहले तो देहरादून भेजने के लिए हमें पहले विकास नगर जाना पड़ता था, फिर विकास नगर से देहरादून खुद ले जाने पड़ते थे। अब ऐसी कोई समस्या नहीं है, यहाँ से हमारी गाड़ियाँ जाती विकास नगर, उनको हम फूल अपने दे देते हैं, किराया उनके पास दे देते हैं, वो बस में वहाँ से भिजवा देते हैं और हमें मैसेज करके, और हम उनको जो जिनसे हमारा कॉन्टैक्ट टाई अप है उनको मैसेज कर देते हैं, वो वहाँ से फूल उठा लेते हैं। तो
दिलीप जी, जैसे अभी 2017 से पुष्प क्रांति योजना की जो थी शुरुआत हुई थी, तो आप उससे पहले से काम कर रहे हैं, तो उस दौरान भी क्या सरकार द्वारा कोई इसमें मदद दी जा रही थी किसानों को? जी हाँ, उस दौरान उससे पहले हमें 50% सब्सिडी मिलती थी, 50% पैसा हमारा लगता था। और क्या नाम, उस टाइम मैंने 3500 स्क्वायर मीटर फॉली हाउस बनाया। ठीक है, तो हमारे साथ इस ग्राम के पंचायत प्रधान भी मौजूद हैं हमारे साथ में, उनसे भी जानेंगे कि इस फूलों की खेती को करने से उन्हें क्या क्या लाभ हुए हैं और कौन कौन सी समस्याएं हैं जो उनके किसानों के, उनके गांव के लोगों के सामने पेश आ रही हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। फसल क्रांति जी। तो इसमें मैम सबसे पहले मैंने दिलीप जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने यहाँ इस गांव में सबसे पहले स्टार्ट किया पुष्प क्रांति योजना के तहत जो भी फ्लावर्स का काम इन्होंने शुरू किया। जी। उसके बाद जब धीरे धीरे मोटिवेट होके देवेंद्र जी है, विनोद है, वो अभी मौजूद नहीं हमारे साथ, उन्होंने स्टार्ट किया। मैंने 2014 से मैं इस लाइन में आया, जब मैंने 1650 स्क्वायर मीटर से मैंने स्टार्ट किया था। तो उसके बाद जब बहुत अच्छी फसल होने के बाद मार्केटिंग की सबसे बड़ी समस्या थी। धीरे धीरे मार्केटिंग की समस्या हम 2 पहिया वाहन पे, चाहे 4 व्हीलर पे, हम देहरादून में मार्केटिंग शुरू करी। उसके बाद दिल्ली तक हम माल भेज सकते हैं। आज की डेट में ऐसा है कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो गया है और मतलब जो बेचने की मार्केटिंग की जो समस्या हो, आज की डेट में 5 या 10% बचा है। ऑफ सीज़न में अगर किसी का फ्लावर्स नहीं बिकते होंगे, अदरवाइज ये समस्या अब लगभग ख़त्म है। अच्छा सुनील जी, मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे अभी उनका तो ये पुराना ही काम रहा है, दिलीप जी का, आपने जब इसमें कदम रखा एक क्षेत्र में, तो आपको क्या प्रोसेस था, क्या सरकार ने आपको मदद की और कैसे कैसे आपने पॉली हाउस को बिल्ड किया और किस तरीके से प्रोसेस चलता है और किसानों को कितना इसमें दिक्कत आती है उस दौरान? मैम इनिशियली मैं जब 2014 में मैंने पहला पॉली हाउस बनाया था MIDH के तहत, उस समय भी 85% सब्सिडी अनुदान मिलता था। फार्मर्स किसी भी कंपनी से अपना पॉली हाउस बना सकते थे और जो सब्सिडी जो 85% वो फार्मर के अकाउंट में आती थी। उसके बाद 2019 में मैंने फिर से 3500 स्क्वायर मीटर पॉली हाउस फिर बनाए, वो भी मुख्यमंत्री पुष्प क्रांति योजना के तहत, जो कि अभी इसी सरकार द्वारा ये चलाई गई योजना है। उससे भी मुझे बहुत अच्छा लाभ हुआ। उन 3500 मेरे पास 5000 के आसपास पॉली हाउस का एरिया हो गया और उस टाइम भी किसी भी फर्म से हम बना सकते थे, कोई उसमें कंपनी इम्पैनल्ड नहीं थी। आज की डेट में जो मैंने 1000 स्क्वायर मीटर बनाया, दोबारा बनाया, तो अब ये समस्या हो गई कि सरकार ने कंपनियां रख दिए, फिक्स कर दिए कि 10 कंपनियां हैं, आप इन्हीं से ही बनाएंगे, जो कि एक फार्मर के ऊपर थोपा गया है कि आपने काम करवाना तो इन्हीं से ही करवाना है, अदरवाइज आपका पॉली हाउस पास नहीं हो पाएगा और बिल आपको उसी के लगाने हैं और उसी से बनवाना है और उसी के खाते में पैसे जाएंगे। तो अब सब्सिडी आ रही है 85% आ रही है, 10% आ रही है, वो कंपनी वाले जाने या सरकार जाने, हमें तो 15% अपना शेयर देना है। अब कुछ चुनिंदा, क्या 10 से 12 कंपनियां चुनिंदा इन्होंने रखी हुई है, अब उन्हीं से ही काम करना पड़ेगा हमारा, उनके साथ ही टाइप करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे फार्मर्स हैं, उसकी स्कीमें हैं, जैसे मान लीजिए स्प्रिंकलर सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम है, उसमें एरिया वाइज जो देते हैं कि उसमें भी 85% सब्सिडी है, 15% फार्मर का शेयर देना हमें उनको जमा करना है। तो उसके बाद वो जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्टर आएगा, जिनके पास वो टेंडर है या पहले ऑलरेडी दिया हुआ है, वो आएंगे, वो हमारे साथ पहले ही कागज़ लेके आते हैं, साइन करवाते हैं, मटेरियल आ गया है जी, आप इसको रिसीव कर लीजिए, और 2-4 साइन करवाएंगे। फार्मर, मुझे नहीं लगता कि अगर हम पढ़े लिखे तो सारे फार्मर पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ फार्मर ऐसे भी हैं जिनको जानकारी नहीं होती, साइन कर देते हैं, वो चले जाते हैं और आज भी पाइपों के बंडल ऐसे रखे हुए हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कंपनियां जो हैं वो साइन करवा लेती हैं पहले ही और काम नहीं करती हैं और सब्सिडी ले लेती हैं? बिल्कुल मैम, मुझे लगता है कि ऐसा 100% सभी कामों में लेकिन चंद कामों में ऐसा है कि कहीं ना कहीं फार्मर गुमराह हो रहा है। फार्मर को पता नहीं चल रहा है कि किसके खाते में सब्सिडी जा रही है, कौन काम कर रहा है, और डिपार्टमेंट काम कर रहा है या कोई बाहर की फर्म काम कर रही है। तो ये मतलब कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ तो है कुछ ना कुछ में। मतलब इसमें नुकसान आखिर क्या है कि अगर सरकार सीधे कंपनी से काम करवा रही है और आपको पॉली हाउस बना के तैयार करा के दे रही है, तो इसमें नुकसान ही क्या है? मैम नुकसान ये है, देखो हमें ये नहीं पता कि कौन सी कंपनी, मान लो हमने 15% शेयर अपना फार्मर का जमा कर दिया, उसके बाद वो कागज़ वागज़ लेके हमसे पूरी वेरिफिकेशन करके वो तो अपनी सब्सिडी लेके निकल जाएंगे। उसके बाद हमारा पॉली हाउस में कुछ दिक्कत आती है, परेशानी आती है, कंपनी वाला नहीं करता है। उसके बाद मैम ये सब बोलने की बातें हैं कि जी कंपनी, जिसको एग्रीमेंट 3 साल का वो होता है कि 3 साल तक जो भी इसकी मेंटेनेंस है कि कंपनी करती है, मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी कंपनी ने दोबारा मेंटेनेंस करी हो।
हम दोबारा अपने खर्चे पे ही मेंटेनेंस करते हैं, सभी लोग मेंटेनेंस करते हैं। सरकार का एक दूसरी 5 साल बाद हमें रिनोवेशन का ज़रूर पैसा मिलता है जी। अगर 5 साल किसी के पोली हाउस को हो गए हैं, उसके बाद अगर हमारे पोली हाउस को कोई भी नुकसान हुआ तो उसमें 70% के आसपास अनुदान मिलता है, शायद 70 या 80% ऐसे कुछ मिलता है। वो खाली शीट का मिलता है, उसमें लेबर चार्ज इंक्लूड नहीं है, कोई आपकी प्रोफाइल है, जीआई पाइप कोई अगर टूटा उसमें कुछ नहीं मिलता, खाली शीट का पैसा मिलता है, वो भी 70% ही मिलेगा। जी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार जो आपको अनुदान दे रही है उसमें जो ये टर्म्स और कंडीशंस हैं वो ज़बरदस्ती थोपी गई है, ऐसा कहना चाहते हैं आप? जी मैम, बिल्कुल। तो ये हमारे साथ हैं ग्राम पंचायत प्रधान माशो के, और इनको काफ़ी शिकायत है इस बात की कि सरकार ने जो कंपनियों को जो बाधित किया है काम कराने को लेकर वह ना करे। उनकी डिमांड भी है, आप उनकी ये मांग भी है कि सरकार इस तरीके के कार्य को रोक दे और वह अपनी मर्जी से किसी भी कंपनी से पोली हाउस बनाए और उन्हें जो भी मुनाफा हो या जो भी सब्सिडी उन्हें मिल रही है वो उनके खाते में दी जाए। तो ऐसे और भी किसान हैं जो इस तरीके की सब्सिडी की डिमांड करते हैं? मैम, सब्सिडी की डिमांड तो वही फार्मर करेगा जो कोई काम करेगा, और जो जिस स्कीम का कोई लाभ लेगा उसी को वही डिमांड कर सकता है। मान लीजिए जिस फार्मर ने कुछ करना ही नहीं है, अगर कोई परंपरागत खेती कर रहा है, अपनी खेती कर रहा है, तो वो कहाँ से उसको सब्सिडी देगी सरकार? फिर तो वो किसान सम्मान निधि का हकदार है, इसके अलावा तो कुछ मिल नहीं सकता मैम। तो सर, जैसे अभी पुष्प क्रांति योजना की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आप लोगों को सरकार द्वारा और कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं इस योजना के तहत? मैम, इस योजना के तहत जैसे पोली हाउस बनाने के बाद हमें प्लांटिंग मटेरियल पे 50% सब्सिडी दी जाती है, जो कि पुरानी जैसे पहले से 50% अनुदान पहले भी फार्मर को ही मिलता था, अब भी फार्मर को ही मिल रहा है। और उसके बाद भी समय समय पे जैसे डिपार्टमेंट की ओर से हमें जो KVK से वैज्ञानिक वगैरह कोई हमें सहायता चाहिए, वो कैंप भी बराबर लगते हैं। यहाँ हमारे एरिया में हर साल में 2 या 3 कैंप लगाए जाते हैं, और उसके बावजूद भी अगर किसी भी फार्मर कोई समस्या होती है तो डायरेक्टली बात कर सकते हैं। डिपार्टमेंट का हमेशा कोऑपरेशन रहता है। तो सुनील जी, अभी हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, फसल क्रांति के माध्यम से आप उन्हें बताएं कि इस खेती को करने से उनको कितना मुनाफा हो सकता है, किस तरीके से वो इस खेती को करेंगे। और हमारे युवा दर्शक भी हैं जो अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं, तो उनके लिए भी यह एक विचार नया हो सकता है, फूलों की खेती। तो आप बताएं कि किस तरीके से इस खेती की शुरुआत की जा सकती है और क्या क्या प्रोसेस है और क्या क्या इसमें चुनौतियां हैं और कितना इसमें लाभ मिल सकता है? मैम, इसमें जितने भी नौजवान साथी मेरे देख रहे हैं, तो इसमें फ्लावर्स की खेती बहुत ही, एक तो पहली बात यह है कि हम अगर फूलों का काम करते हैं दिल को खुशी मिलती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। इसका प्रोसेस ये है मैम, देखो जैसे हमारे यहाँ उद्यान विभाग बहुत मदद कर रहा है। आपको सबसे पहले किसी कंपनी से 12 कंपनियां इनपेल्ड 10-12 कंपनियां सरकार ने जो निर्धारित की है उनसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के वहां सबमिट करना है। आपके पास 1 से 1.5 बीघा अगर भूमि है तो आप 1.5 बीघा भूमि है तो आप 1000 स्क्वायर मीटर अगर पोली हाउस लगाते हैं उस पर, तो उस पर 15% आपको पहले सरकार या कंपनी को पैसा दे के वो कंपनी आपके इसमें पोली हाउस बनाएगी। 1 से 1.5 माह के अंदर वो स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद उसमें बेड बना के आपको प्लांटिंग मटेरियल पे भी 50% अनुदान मिलेगा। प्लांटिंग मटेरियल यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं, जैसे गुलाब और जरबरा की खेती मुख्यतः हम यहाँ पे इस एरिया में कर रहे हैं, तो गुलाब और जरबरा दोनों ही लाभदायक है, लेकिन गुलाब की खेती ज़्यादा कारगर सिद्ध हुई है यहाँ पे, यहाँ के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से। एक तो बहुत लंबा चलता है, 8 से 10 साल की फसल है, और जरबरा बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है कि 2 से 3 साल की फसल है, तो इसमें इतना मुनाफा 2-3 साल में ही कवर करना होता है। जो गुलाब है वो बहुत लंबा चलने वाला प्रोसेस है, उस पर 50% अनुदान मिलेगा। और जब इसको हम प्लांटिंग मटेरियल, जैसे प्लांट्स की बात करता हूँ, जैसे अगर गुलाब के प्लांट मंगाने तो यहाँ पुणे या बेंगलोर से ही प्लांट आते हैं, और प्लांट लगने के बाद गुलाब में 6 से 7 महीने बाद हम उसमें प्रोडक्शन ले सकते हैं। पहली प्रोडक्शन जरबरा 2 से 2.5 से 3 महीने बाद इसका पहला फ्लैश प्रोडक्शन चालू हो जाती है। और जितने भी साथी हैं, मैं 1000 स्क्वायर मीटर की एक कैलकुलेशन करके बताता हूँ। एक 1000 स्क्वायर मीटर 8 से 10,000 प्लांट हम गुलाब के लगते हैं। पर प्लांट 20 स्टिक एक साल में देता है प्लांट। अगर हम ऑन एन एवरेज काउंट करें तो मतलब लगभग एक पौधा 20, मतलब एक बंच देता है। अगर 8000 प्लांट 20 में कामयाब होते तो 8000 बंच होते हैं मैम। 8000 गुना अगर 5 रुपये की एक स्टिक होती है तो 8 लाख रुपए के हो गए वो। 8 लाख रुपए का एक साल का टर्नओवर हो गया, जिसमें कि मिनिमम आप 10,000 रुपये लेबर लगा करके 5,000 रुपये आप पर मंथ अगर
फर्टिलाइज़र और उसमें जो स्प्रे वगैरह खर्चा है, तो 1,80,000 या 2 लाख के आसपास उसमें खर्चा आता है, 1 साल का 1000 स्क्वायर, तो 5 से 6 लाख रुपए हर किसान उसमें से 1000 स्क्वायर मीटर से कमा सकता है। तो जो और हमने ये करके दिखाया है, और जो आज जो भी जिस मुकाम पे हम हैं, चाहे पंचायत में प्रधान बने हैं या कोई और काम धंधा कर रहे हैं, मैं इसी से ही 2014 से लेके हमने इसी पुष्प क्रांति योजना के तहत जो हमें लाभ मिला है, सरकार का जो अनुदान मिला है, हमें जो पोलियोसिस बने हैं, इसी से ही हमें मतलब यहाँ हमारी आर्थिकी में बहुत सुधार हुआ है। तो सर, अगर कोई युवा इस खेती की शुरुआत करना चाहता है तो उसको मैक्सिमम कितने स्क्वायर फीट में उसको शुरुआत करनी चाहिए? मैम मिनिमम 500 स्क्वायर मीटर से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके 500 स्क्वायर मीटर में लगभग 12 से 13 बीसवा ज़मीन आती है, आधा बीघा से थोड़ा सा ज़्यादा एरिया आता है। तो अगर आपके पास छोटी सी ज़मीन है तो 12-13 बीसवे से स्टार्ट कर सकता है, मतलब जिसके पास अपनी खेती है। अगर किसी के पास अपनी ज़मीन नहीं है तो वो लीज पे लेके भी काम कर सकते हैं। सरकार जो लीज पे ज़मीन लेते हैं उनके लिए भी अनुदान देती है। तो हमारे साथ हैं ये सुनील चौहान, जो कि माशू प्रधान पंचायत हैं, और इनसे हमने जाना फूलों की खेती को कैसे किया जा सकता है, कितना इसमें मुनाफा है, कितनी कठिनाइयाँ हैं, और किस तरीके से आप अपनी फसल को मार्केट तक ले जा सकते हैं, कैसे मार्केट तैयार करनी है, ये सभी जानकारी उन्होंने बारीकी से हमें दी। सुनील जी, आपने फसल क्रांति को इतना समय दिया और अपने किसान भाइयों से मुलाकात करवाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो इतने दुर्गम क्षेत्र में आप जो पहुँचे हैं, तो आपको भी आभार, धन्यवाद।